साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि जुड़ा हुआ है डिस्चार्ज इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट केसेस से। साथियों हम सब जानते हैं कि जो यूजुअल प्रोसीडिंग्स होती हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, वो जुड़ी होती हैं ट्रैप से। मीन्स कोई रिश्वत की याचना जो है लोक सेवक ने करी, अल्टीमेटली वेरिफिकेशन हुआ, प्री ट्रैप हुआ और ट्रैप प्रोसीडिंग में जो है उसको रंगे हाथों जो है पकड़ लिया गया। पर कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवक पे आरोप लगा दिया जाता है कि सरकारी फंड्स का उसने दुरुपयोग किया है, उसका मिसयूज़ किया है, अल्टीमेटली कंसर्न फंड को जो है एम्बेजल कर लिया। और कई बार ये भी आरोप होता है कि विभाग के अन्य व्यक्ति या उसके अधीनस्थ कर्मचारी इस पूरे क्राइम में जो है हैंड इन ग्लव है, या कुछ प्राइवेट लोग भी इस तरह क्राइम में जो है हैंड इन ग्लव है। ये आरोप जो है कॉमनली लगा दिए जाते हैं और इस तरह के प्रकरण को जो है नाम देता है सीबीआई या एसीबी स्कैम का। क्लियर बात है। तो साथियों ऐसे महत्वपूर्ण स्थिति में जहां आपका दोष नहीं है और आपको इम्प्लीकेट कर दिया गया है जस्ट बिकॉज कि आप लोक सेवक हैं और सीबीआई को या एसीबी को संदेह है कि आप एलिश क्राइम में इन्वॉल्व हैं जहां सरकारी फंड्स का दुरुपयोग हुआ है, तो वहां पर रूटीन मैनर में जो है आप पर केस बना दिया जाता है। तो वहां पर प्रोटेक्शन कैसे होगा, कानूनी बचाव क्या है, जिसको लेकर आज का ये क्लास है। सबसे पहले आप नाम नोट कीजिए जजमेंट का। जजमेंट है NG कमला राजन के नाम से। पूरा टाइटल है इसका NG कमला राजन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट प्रोनाउंस किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। दिनांक 15/4/25 का ये जजमेंट डेट है और पिटिशन नंबर है 2380/2024। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अधीनस्थ न्यायालय ने यहाँ प्रसंज्ञान लिया था जिसके विरुद्ध जो है निगरानी पेश करी कंसर्न आरोपी ने। क्लियर बात है साथियों। बेसिकली इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे और आपका जो मामला है उसको हम साइड बाय साइड जो है डिस्कस करेंगे, ताकि इफेक्टिवली इस कंसर्न केस के फैक्ट्स को आप समझ सकें और अपने केस के फैक्ट्स पर जो इस केस के लीगल प्रिंसिपल हैं उसको अप्लाई करते हुए आप कोर्ट से रेमेडी ले सकें। क्लियर है। अगर आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है एंटी करप्शन ने, क्लियर है बात है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्कैम का केस है या सरकारी फंड्स का गबन है उसका केस है, तो ये कॉन्टेंट जो है काफ़ी अपने लिए हेल्पफुल है। हम क्या करेंगे, कॉपी के अंदर दो हिस्से करेंगे। सबसे पहला हिस्सा हमारे केस को लेकर और दूसरा हिस्सा जो बता रहा हूँ उसको लेकर। ठीक है। नोट जो है मेरे तैयार होते हैं एडवांस में, जिस कारण जो है मैं उनको पढ़कर इजी वे में आपको नरेट करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए। क्लियर है साथियों। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये केस बनाया गया वो क्या था। ऑब्जेक्ट था टू इंक्लाइन रेमेडी ऑफ डिस्चार्ज इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड। साथियों कई बार क्वेरी आपकी ये भी होती है कि भाई हम डिस्चार्ज के लिए जाएं या क्वेश्चन के लिए जाएं, और क्वेश्चन के लिए मैं कई बार मना भी करता हूं आपको। कारण क्या है कि क्वेश्चन की रेमेडी अगर हमने अवेल कर ली, हमको राहत नहीं मिली, तो अल्टीमेटली हमको सुप्रीम कोर्ट जो है जाना पड़ेगा। और इसके बनस्पत अगर हम रेमेडी अवेल कर रहे हैं डिस्चार्ज की, इस कंसर्न व्यक्ति ने भी डिस्चार्ज की रेमेडी अवेल की थी, वहाँ रेमेडी नहीं भी मिलती है तो कम से कम हाई कोर्ट जाकर अपनी प्रेयर को हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर 2 टायर सिस्टम जो है रहता है, ट्रायल कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, तो ईजी रहता है अपने को। साथियों दूसरा अपन आते हैं केस किन धाराओं में जो है बुक किया गया। साथियों आपकी केस की धाराएं क्या है वो आप लिख लीजिए। जो एक कंसर्न केस है जिसमें जो लोक सेवक है उसमें आरोप थे धारा 420 IPC के, मीन्स चीटिंग किया है। धारा 409 IPC का कि जो सरकारी फंड्स हैं उसका मिस एप्रोप्रिएशन किया है, उसको एम्बेजल किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार आप लोग रहते हो कन्फ्यूज 406, 408 और 409 IPC को लेके। अगर सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है 406 IPC, अगर बीइंग इनकैपेसिटी ऑफ सर्वेंट और क्लर्क है 408 IPC, और इसके अलावा अगर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट अगर मिसयूज हुआ है फंड्स का तो 409 IPC वुड भी एप्लीकेबल। क्लियर हो गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 468 ऑफ IPC वुड बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जरी। 471 ऑफ IPC वुड बी एप्लीकेबल कि जब कोई डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज है, ये जानकारी में है आरोपी के, पर जानते हुए कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है उसको जेन्युइनली जो है यूज़ किया है, तो 471 IPC वुड बी एप्लीकेबल। इसके अलावा 109 IPC लगा दिया गया कि जो कंसर्न आरोपी गण हैं उनको अबैट भी किया गया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में जो है इतना बड़ा क्राइम जो है कमिट हो गया और लाखों रुपए सरकारी योजना के जो है एम्बेजल हो गए। इसके अलावा सेक्शन 13(1)D विद सेक्शन 13(2) PCED का लगाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट मिसयूज़ करेगा अपनी अथॉरिटी का, क्लियर है बात, ये मीन्स अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई वैल्यूबल गेन को जो है लेगा खुद के लिए या किसी और के लिए जिससे वो कंसर्न है, तो ऐसे सिनेरियो में ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। धारा 13(1)D और PCED वुड बी एप्लीकेबल। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है।
पर हर राज्य की जो है स्थितियाँ अलग अलग हैं। कुछ राज्य जो है लगा रहते हैं 13(1)(d), पर अधिकांश राज्य जो है अभी लगा रहे हैं 13(1)(b) और PC Act इन प्लेस ऑफ धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D ऑफ PC Act। इस बात को जो है विशेषता आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। अब आते हैं आरोपीगण की स्थिति पे। अब आपके केस में जो है कितने आरोपी हैं मुझे नहीं पता। इस केस में जो आरोपी हैं वो हैं करीबन 9। क्लियर है। और आरोपी नंबर 10, 11, 12 जो एडिशनल आरोपी हैं ये लोक सेवक हैं। इनको इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि इनके कॉलेजन से और इनकी मिलाभगती से और इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये बड़ा क्राइम जो है संपन्न हो पाया। क्लियर है। साथियों मामला इस तरह से है कि सरकारी योजनाएं जो हैं हमारे इंडिया में आती रहती हैं, मालूम है आपको, और कई बार हम देखते भी हैं, कई बार हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि इनका मिसयूज़ हो गया। कई केस हमने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आरोप लग गए हैं और अल्टीमेटली आरोपी जो है बरी हो गए। तो वो बरी कैसे हो रहते हैं? इसका मतलब कुछ ऐसे लेकुनास होते हैं केस में जिसको अगर प्रॉपर्ली पकड़ लिया जाए, जिस पर ध्यान दे लिया जाए एक्सपर्ट व्यू से भी, तो अल्टीमेटली हम लोग एज़ पर लॉ जो है रेमेडी सीख कर सकते हैं। साथियों इस केस में 2 योजनाएं जो हैं आई थी। पहली थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम PMAY के नाम से भी जो है जानते हैं, और दूसरी योजना जो है उसका नाम था SBM स्वच्छ भारत मिशन। और दोनों ही योजना जो कंसर्न गांव थे उनके लिए एप्लीकेबल थी। आरोप ये था कंसर्न एजेंसीज का कि अक्यूज पर्सन ने सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी करी। कॉन्स्पिरेसी के तहत जो रिक्विजिट बेनिफिशियरीज थे उन तक पैसा पहुँचा नहीं, और जो रिक्विजिट बेनिफिशियरी रिकॉर्ड बताए गए उसमें अधिकांश तो ऐसे थे जिन्होंने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन नहीं करा या जो कंसर्न आवास था उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करा, और इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्तियों को अमाउंट रेमिट कर दिया गया जो टोटली अनऑथराइज्ड है, टोटली एलियन है टू द कंसर्न प्रोजेक्ट। तो ये पेमेंट का जो मिसयूज़ हुआ है उसको लेकर ये केस जो है बनाया गया। साथियों मुझे ध्यान आता है एक केस बना था गुजरात में ऐसा ही, जिसका नाम था बाइसेक स्कैम, और उसके अंदर भी ये था कि जो कंसर्ट फंड्स आया था, क्लियर है बात, ये उसका जो है मिसयूज़ किया गया, और जो तलावड़ी होती है उसका निर्माण नहीं किया गया, निर्माण दिखा करके पैसे उठा लिए गए। केस बना दिया ACB ने। अल्टीमेटली जो आरोपीगण है वो हाईकोर्ट में गए और उनको राहत वहाँ मिली, और उनका भी कॉन्टेंशन ये था कि जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उन्होंने मौके पर वेरिफिकेशन कर लिया है, जो तलावड़ी है वो बनी भी है, और इसकी पुष्टि जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उससे भी होती है। तो ये जजमेंट जो है उन समस्त लोक सेवक के लिए बहुत सहायक है, बहुत ही हेल्पफुल है, जहाँ पर आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। पर डिपार्टमेंटल पार्ट पे जब कोई ऑर्डर आप पास करते हो तो फंड्स का गलत एलोकेशन हो जाता है या गलत डिस्पर्समेंट हो जाता है, तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाइयाँ ना हो, उसकी इम्यूनिटीज़ क्या हैं, उसके लिए ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों अल्टीमेटली मैटर गया विजिलेंस के पास में। जैसे कि आप जानते हैं कि विजिलेंस जो है मैटर में करती है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन वो करते क्या हैं आप सबको मालूम है। सिर्फ बयान लिखकर जो है ये मान लेते हैं कि आप दोषी हो गए, जबकि ये पैरामीटर नहीं है। अगर सरकारी फंड्स का जो है दुरुपयोग हुआ है तो कागज़ तो बना ही होगा, तो कागज़ गलत कैसे बना, चीटिंग कैसे हुआ मिसएप्रोप्रिएशन, कि उसका क्या इल इंटेंशन था, ये सब हैं डिबेटेबल इश्यूज़ जिस पर प्रॉपर फेयर जांच करनी चाहिए। जबकि फेयर जांच करने की बजाय ये करते हैं खाना पूर्ति या नुकसान जो है इनोसेंट लोक सेवक को फेस करना पड़ता है। एक तो परिवार में जो है इज्जत गई, लोग हंसेंगे, और कई बार अखबार में आ रहता है, तो अल्टीमेटली बहुत मानसिक त्रास होता है एक लोक सेवक को। कहना आसान है एडवोकेट्स के लिए, कहना आसान है जजेस के लिए, भाई ठीक है केस तो है लड़ लेंगे, या केस तो है फेस द ट्रायल, पर जो इनोसेंट है उसको बहुत फेस करना पड़ता है। साथियों मैंने एक पिक्चर देखी थी, टाइटल मुझे याद नहीं है, उसमें एक सीन था कादर खान साहब का, और अल्टीमेटली उन पर भी जो है एक झूठे आरोप थे करप्शन के। अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। वो तो खैर एक पिक्चर का सीन था, पर कहने की बात यह है कि कई लोक सेवक हमारे देश में इसलिए भी आत्महत्या कर रहे हैं कि उनकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी बात कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई तुम करप्ट हो, तुमने बेईमानी करी, अल्टीमेटली आप प्रोसीडिंग को फेस करो। तो उनका पूरा परिवार, उनका जो बच्चे हैं उस पर नेगेटिव असर पड़ता है, और डेफिनेटली ये स्थितियाँ जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस से फंसने के बाद निकलना खासकर इंडिया में बहुत टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लिकेट वर्क है। बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, और एक्सपर्ट एडवोकेट्स इस फील्ड के बहुत कम है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से जो है ध्यान रख के चलो। इसलिए मैंने प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे कई बार जो है कंटेंट लिखे भी हैं, अपनी क्लास में साझा भी किए, ताकि आप उनको पढ़ के समझ सकें कि हम जो बेसिक गलतियां करते हैं वो क्या है। और इन्होंने गलती क्या करी इस कंसर्न लोक सेवक ने, कि जल्दबाजी में जो है वाउचर्स इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए। इसको था भाई काम रुक जाएगा तो जो बेचारे मजदूर हैं भूखे मर जाएंगे, और जो सरकार की योजना वो अफेक्ट भी होगी। पर कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा कि गलती करी किसी और ने, परिणाम इनको भुगतना पड़ा। चोर का टाइटल लग गया इनके ऊपर कि भाई आपने चोरी करी है, बेईमानी करी है, और अल्टीमेटली गबन किया सरकारी फंड्स का।
साथियों, मामले में जो है एफआईआर लॉन्च होती है और जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्राइमरी केस क्या है ये आप नोट कर लीजिए और आपका भी एक प्राइमरी केस होगा। और अक्सर आप क्या गलती करते हो कि ये प्राइमरी केस आप नोट डाउन नहीं करते हो, जबकि नोट डाउन करना चाहिए। प्राइमरी केस जो होता है वो करता है इंडिकेट मोटिव। तो पहला इनका पॉइंट ये था कि जो कंसर्न बीडीओ है उसने चेक को इशू कर दिया। बीडीओ यहाँ पर पिटिशनर अक्यूज्ड है और चेक इशू करते समय जो टॉयलेट था, जो आवास था, उसका वेरिफिकेशन ही नहीं करा, जिस कारण कई जगह ऐसा देखा गया कि टॉयलेट बने ही नहीं है, उनका पेमेंट हो गया। कई जगह ये हुआ कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो एक्चुअल बेनिफिशरीज़ नहीं है, पेमेंट उनका हो गया। और कई बार ऐसा हुआ कि बेनिफिशरीज़ के बिहाफ पर कुछ ऐसे लोग पेमेंट ले गए जो टोटली एलियन है, टोटली अननोन है टू द कंसर्न प्रोजेक्ट। तो कुल मिला के कॉन्स्पिरेसी करते हुए एक बड़ा स्कैम जो है कारित किया गया, ऐसा गंभीर आरोप था कंसर्न एजेंसी का। साथियों, ये मामले में जो है कंसर्न आरोपी ने डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल करी और डिस्चार्ज पिटिशन में कई पॉइंट को जो है रेस किया गया, पर अल्टीमेटली उन समस्त पॉइंट पर जो है विचार नहीं करा ट्रायल कोर्ट ने और उससे खारिज कर दिया। मामला जो है हाईकोर्ट में गया। एक महत्वपूर्ण तर्क रखा कंसर्न हाईकोर्ट में कंसर्न एजेंसी ने। उनका कहना यह था कि हम जो जांच कर रहे हैं वो ड्यू प्रोसेस में कर रहे हैं। भाई, हमने 17 में जो है अप्रूवल ले लिया, अपराध जो है प्रमाणित पाया गया तो सैंक्शन जो है उनको मिल गई धारा 19 के अंदर। इसके अलावा मटेरियल फाइल पर है। अगर ऐसे मामले में डिस्चार्ज करेंगे या क्वेश कर देंगे कार्रवाइयों को तो नेगेटिव मैसेज जो है सोसाइटी में जाएगा। तो कोर्ट के सामने चैलेंजिंग टास्क क्या था कि जो भी केस रिकॉर्ड पर है वो क्या है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। साथियों, ये स्थितियाँ तब पैदा होती है कि जब कोई समझदार जज जो है केस सुन रहा हो आपका। मैंने कई बार देखा है कि हाईकोर्ट जजेस भी सुनने को पसंद नहीं करते हैं, जल्दबाजियाँ करते हैं और अल्टीमेटली पिटिशन जो है खारिज कर देते हैं। जबकि रूल ऑफ लॉ के अगर हम गार्जियन हैं तो पेशेंस हियरिंग देनी चाहिए। ड्यूटी एडवोकेट्स की भी है कि सही पिटिशन को जो है ड्राफ्ट करें और ड्यूटी एडवोकेट की ये भी है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं कम से कम वो केस उन्हें क्लियर होना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में जो है ड्राफ्टिंग करा देंगे, जल्दबाजी में जो है केस को पेश कर देंगे तो वहाँ मारे जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि 100 बका और 1 लिखा बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। भाई, आप कुछ भी कहते रहो कोर्ट में, वो आपके वकील का या आपका डिस्क्रेशन है, पर बोलने से पहले जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सही नहीं लिखा, गलत लिख दिया या कोर्ट ने क्वेरी कर ली किसी राइटिंग पे तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग के समय कोई भी अपने को सरफा नहीं करना है, ड्राफ्टिंग अपने को करानी है अप्रोप्रिएटली। उसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, केस का आप करो सेल्फ रिव्यू, केस में जो है लॉ पॉइंट्स निकालो और अच्छे सलाहकार से सलाह करते हुए, एक राय मिलाते हुए, प्रॉपर रिव्यू करते हुए ड्राफ्टिंग करो ताकि अपने को दिक्कत भविष्य में ना आए। एक बार ड्राफ्टिंग कर दी तो वो ड्राफ्टिंग सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी, ये बात दिमाग में सेट कर लो। गलत ड्राफ्टिंग कर दी तो आप बच नहीं पाओगे। आर्गूमेंट्स में तो क्या है, हमारे वकील साहब ये पॉइंट रेज नहीं कर पाए या ये पॉइंट वो कह नहीं पाए, पर राइटिंग में गलत चीज़ लिख दी या ऐसा डिफेंस ले लिया जो गलत है तो आप मारे जाओगे। साथियों, कहना ये था कंसर्न आरोपी का कि हमने कोई भी जो है स्कैम नहीं करा है, बल्कि सही केस जो है पुटअप कर ही नहीं पाई एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है और समझना चाहिए हमें ऐसे आरोपियों से जो कोर्ट में जाते हैं और सक्सेस लेकर आते हैं। उनका पहला तर्क ये था कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आरोप लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिए। और कहीं ये तो नहीं कि केस आपका भी सिमिलर हो रहा हो इस केस से, उसको भी जो है आप देखते हुए चलिएगा। इनका कहना यह था कि जब भी कोई आता है प्रोजेक्ट सरकार का तो खासकर उससे डील करता है पंचायत यूनियन ऑफिस, क्लियर है। और उस कंसर्न यूनियन ऑफिस में कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिवीज़न हैं, जिसमें इंजीनियर भी हैं, डिप्टी बीडीओ भी हैं, पंचायत यूनियन मैनेजर भी हैं, जोनल डिप्टी बीडीओ भी हैं। सबका अपना अपना काम है। तो ये कहना है कि सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ पर्याप्त नहीं होगा। अगर अन्य लोग भी किसी प्रोजेक्ट में हैं और अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं इसको भी देखना होगा, और उनकी जिम्मेदारियों की लाइट में मेरा केस क्या बन रहा है इसको भी देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट तर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए। इनका कहना यह था कि बेसिकली दो तरह से कोई ऑफिशियल जो है अपना फंक्शन करता है, या तो वो उस सीट पे काम कर रहा हो ऑन रेगुलर बेसिस या उसके पास एडिशनल चार्ज हो। अक्यूज नंबर 1 उस सीट का काम देख रहा था जहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला कंसर्न आरोपी को। इनका कहना यह था कि अक्यूज नंबर 1 किसी टाइम पीरियड में जो है बीमार रहा, पर उस टाइम पीरियड से पहले ये स्कीम आ चुकी थी, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन भी हो चुका था और प्रॉपर जो है इसका सैंक्शन भी हो चुका था। केवल मैंने मियर रिपोर्ट्स पे जो है फंड्स को इशू कर दिया, तो मेरे पार्ट पे कोई इलीगलिटी नहीं है। अगर कोई गलती हुई भी है फंड्स को जारी करने में तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर फंड्स को रिकवर कर सकते हैं, पर उसके लिए करप्शन का मामला नहीं बनेगा। PC एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तीसरा कहना इनका यह था कि बेसिकली जो स्कीम है उसको समझ नहीं पाए कंसर्न जांच अधिकारी। इनका कहना यह था कि जो स्कीम आती है सरकार की, खासकर ऐसी स्कीम जहां पर हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं गरीब लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, तो जो गरीब लोग हैं उसको सबसे पहले करना होता है आइडेंटिफाई। ये काम करता है ग्राउंड लेवल टीम, उसकी इंक्वायरीज करता है, उसके बाद कौन कौन रियल बेनिफिशियरीज हैं उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर जाता है मैटर पंचायत यूनियन इंजीनियर के पास में,
वो फर्दर स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद में क्या एस्टिमेशन होगा, क्या वैल्यूशन होगा, उसको करके अपना रिपोर्ट में जो बेनिफिशरीज़ हैं वो सौंपते हैं बीडीओ को, और अल्टीमेटली काम शुरू होता है। और काम के दौरान जो है कुछ अमाउंट होता है रिलीज़, फिर उस लगातार जो है इंस्पेक्शन होता है, फिर समय समय पर जो काम होते जा रहा है उसको देखते हुए पेमेंट जो है वो इशू हो जाते हैं। क्लियर है बातें? तो इनका कहना ये है कि मेरा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है ना सैंक्शनिंग में, और ना ही कोई फील्ड इंस्पेक्शन में, ना ही कोई फील्ड वेरिफिकेशन में। जो भी रिपोर्ट मेरे सामने आई उसके बेसिस पे मैंने जो है फंड्स को जारी कर दिया। मेरे पार्ट पे जो है कोई इनलीगलिटी या इरेगुलरिटी नहीं है, कोई मामला जो है करप्शन का नहीं बनता है। इनका कहना यह है कि जो अदर बेनिफिशरीज़ हैं जिनको पेमेंट नहीं हुआ पर उनके बिहाफ पर पेमेंट किसी और ने ले लिया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो उनके एफिडेविट्स हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, और जो उनके बयानात हैं वो फाइल पर हैं, वो साफ कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर जो है प्रोसेस का जो है लैप्स हुआ है, प्रॉपर जांच जो है हमारे केस में नहीं हुई है। टॉयलेट अगर बनी या आवासीय स्थिति बनी या नहीं बनी, तो ग्राउंड टीम जो रिपोर्ट देगी उसके बेसिस पर अंडरटेकिंग ली जाएगी, उसके बेसिस पर इंजीनियर जो है अपना रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पर फंड्स को जो है इशू कर देंगे। तो हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है जो यूजुअली फॉलो किया रहता है। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि यहाँ कोई इलीगलिटी नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा कि फंड्स का जो है मिसयूज़ हुआ है, तो कोर्ट ने इस केस में जो है रेमेडी इंक्लाइन करी आरोपी के पक्ष में और उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया। पर साथियों, ये जजमेंट जो है जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। ये हमें कन्वे करता है 10 महत्वपूर्ण मैसेज, जिसकी जानकारी हर लोक सेवक को होनी चाहिए। भाई केस होने के बाद अगर आप केस को लड़ोगे तो बहुत ट्रबल हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि केस बने क्यों ना हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलें, ताकि कोई दिक्कतें हो जाने पर हम प्रॉपर जो है डिफेंस लेते हुए अपनी रेमेडीज़ जो हैं एज पर लॉ सिक्योर कर सकें। देखो, अगर आप एक लोक सेवक हो, अपन आप नोट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 को, जल्दबाजी नहीं करनी है डिसीजन लेने में। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो उसका एक बनता है प्रॉपर ऑफिस शीट, जिसको कहते हैं ऑफिस प्रोसीडिंग। क्लियर है? तो उस ऑफिस शीट में जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं, मींस कोई फील्ड में जा रहा है, कोई अपना रिपोर्ट दे रहा है, कोई मौके का फ़ोटो ले रहा है, उसको अपलोड कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, काम को अलॉट करो और उनकी रिपोर्ट का वेट करो। और कहते भी है ना कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो आपको अगर मरने का शौक़ नहीं है तो खुद शक्तिमान बनने की बजाय अगले को जो है काम अलॉट कर दो, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। और ये लिख दो कि भाई चूंकि ये एक्सपर्ट्स हैं कि जो बेसिक काम है ये इनको अलॉटेड है तो इनको ही करना है, तो इसलिए हमने काम इनको अलॉट कर दिया। वो मौके पर जाएंगे, अपना रिपोर्ट लेके आएंगे, आपके लिए बन जाएगा आधार। ऐसे कई जजमेंट है जहाँ पर इवन हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आपने केवल एक ओपिनियन दी है किसी रिपोर्ट के ऊपर, तो ऐसी ओपिनियन में ये नहीं कह सकते कि आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट हो। क्लियर बात है? तो ये बात जो है हमको ध्यान में रखनी है हमेशा, ताकि दिक्कतें नहीं हो। दूसरी बात है कि जब भी कोई स्कीम आ रही है तो उसमें आपका रोल क्या है, कि आपके पास चार्ज एडिशनल है या चार्ज जो है आपके पास रेगुलर है। अगर आपके पास चार्ज जो है रेगुलर है और उस स्पेशल स्कीम में जो है आपको अलॉट किया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में ये बात ध्यान रखनी है कि उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल क्या है, उसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसको आप समझ लो। अगर आप ड्यूटी नहीं समझोगे, आप वर्बली जो है काम करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे, आप ही मारे जाओगे, नुकसान जो है आपका ही होगा। तीसरी बात है कि जो कोई भी बेनिफिशियरी होता है प्रोजेक्ट का, वो कौन है उसको वेरीफाई प्रॉपर कर लो। इसलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है ज़रूर लो। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लोगे तो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आप ही मारे जाओगे। क्लियर है बात है? और जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो उसमें जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साइन जरूर करो, और ये लिखो कि भाई हमने वेरीफाई कर लिया है, फिर आप उस पर काउंटर वेरिफिकेशन करो ताकि दिक्कत नहीं हो। चौथी बात यह है कि जो कंसर्न बेनिफिशरीज़ हैं उनसे एफिडेविट भी लो कि हम जो पेमेंट ले रहे हैं, और अगर ये पेमेंट का दुरुपयोग पाया गया या ऐसा पाया गया कि भाई हम जो है रियल बेनिफिशियरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जिम्मेदार होंगे और मूल अमाउंट में ब्याज जो है लौटा देंगे। क्लियर है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट इज़ कॉल्ड इंडेमनिटी प्रोसीडिंग, ये करनी चाहिए। साथियों, जब भी विजिलेंस जो है या कंसर्न एसीबी जो है या सीबीआई जो है ऐसे मामले में जांच कर रही है, तो वहाँ पर ज्ञापन जरूर सौंप दो। इन्होंने भी जो है अपना ज्ञापन दिया था पर वो कंसिडर नहीं हुआ, फिर डिस्चार्ज में गए, वो कंसिडर नहीं हुआ, अल्टीमेटली हाईकोर्ट से रेमेडी मिल गई। साथियों, छठी बात इसमें यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें विशेषता ध्यान रखो कि जो मौके की स्थिति है उसको ज़रूर देख लो। क्लियर बात है? कई बार होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं, मौके की स्थिति को हम देखते नहीं है, कई बार गलत स्थिति हम देख के आ जाते हैं। तो इसलिए आपको 2 काम वहाँ करना है कि खुद जाकर देखना है मौके की स्थिति, और अगर आप खुद जा रहे हो तो खुद की फोटोग्राफ भी आप खिंचवा के रखो, भाई मैं इस मौके पर गया था और इसका ये प्रॉपर जो है वर्कआउट हुआ है या प्रॉपर जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन होता है हमारे पास में लॉन्गिट्यूड्स के, तो वो ऑप्शन भी जो है अवेल करते हुए प्रॉपर जो है फोटोग्राफ लो, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। और कंसर्न फोटोग्राफ को जो कंसर्न पटवारी है और जो कंसर्न अधीनस्थ है उनसे भी तस्दीक कर लो कि जिस लोकेशन में मैं गया हूँ या ले जाया गया हूँ वो लोकेशन में जो है बिल्कुल ठीक है। साथियों, इसके अलावा एक बात ध्यान रखो कि अगर एफआईआर कट जाए ऐसे मामलों में तो आपको घबराने का नहीं है। अगर एफआईआर कट भी गई है तो सबसे पहले ये देखना है कि कंसर्न जो सेक्शन है वो आप पे क्या आरोपित हुए हैं।
इस मामले में जो धाराएं थी वो थी फॉर्जरी की, चीटिंग की और 13D PC एक्ट की। एक बात ध्यान रखना कि अगर धारा 7 लगा दिया गया है तो वहाँ पर आपको चैलेंज करना उन प्रोसीडिंग्स को बिफोर द कंसर्न IO, क्योंकि जब तक कोई अलामत नहीं है डिमांड के, रियल एक्सेप्टेंस के, रियल कोई रिकवरी नहीं है, तो केवल मियर हाइपोथेटिकल बेसिस पे धारा 7 PC एक्ट जो है नहीं लगाया जा सकता। साथियों, जहाँ तक बात है अदर सेक्शंस की, कई बार सेक्शन होते हैं चीटिंग के, कई बार सेक्शन होते हैं फॉर्जरी के, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लाइट में एविडेंसेस के हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी था, उसको पेमेंट नहीं हुआ, किसी और को हो गया, तो जो रियल बेनिफिशियरीज थे अगर उनके बयान फाइल पर हैं और अगर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो आपने पेश करवा दिया बाय द वे ऑफ एफिडेविट, तो वो सिस्टमेटिक जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ईजी रहेगा। साथियों, 8वीं बात है कि जो प्रोसेस होता है पेमेंट्स का, उसको विशेष ध्यान रखना है अपने को, और आपका रोल कहाँ आ रहा है उस कंसेंट पिन के अंदर। अगर आपने रोल अपना आइडेंटिफाई कर लिया तो दिक्कत अपने को नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 9 है कि जो भी पेमेंट जा रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज से पहले भी एक एफिडेविट लीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, अगर फंस गए सरकार भी आपकी हेल्प नहीं करने वाली है और जो आपके अधिकारी वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मरोगे खुद ही आप। और 10वीं बात है कि जो इनसे गलती हुई, वो गलती क्या हुई थी, इनको लगा भाई अगर पेमेंट नहीं हुआ तो काम जो है रुक जाएगा। अरे भाई मरने दो भाई। मेन इशू ये है कि जब तक पूरा कॉरम पूरा नहीं हो रहा है, जब तक पूरा साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, तो जल्दबाजी में बगैर वेरिफिकेशंस के काम नहीं करना है। क्लियर है बात है? तो यही कारण बना के बढ़ने का भी। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ग्राउंड लेवल टीम की रिपोर्ट लो, जो इंजीनियर है उनकी रिपोर्ट लो, जो प्रॉपर वैल्यूएशन है वो ले लो, कितना निर्माण हुआ है वो ले लो, कितना निर्माण प्रोस्पेक्टिव था, वो सब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे रखो, एक एक से वेरीफाई करो, उसके बाद जो है पेमेंट रिलीज करो। अदरवाइज यू माइट बी इन ट्रबल, क्योंकि जो पेमेंट है सरकार का है, सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए सावधानी बचाव है, दुर्घटना से सावधानी भली, दिमाग में जो है सेट कर लो। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये टॉपिक जो है क्लियर किया। कोई भी क्वेरी हो तो आपके सुझाव जो है आमंत्रित हैं। मैंने स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, कोई भी क्वेरी होती है आप उन पे जाके जो है पूछ सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपकी हेल्प जो है करेगी इस विषय के अंदर। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।